का पागल कोविड लॉकडाउन बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है। संभावित रूप से बड़े पैमाने पर भोजन की कमी पैदा कर रहा है। स्वागत है, मैं शैली झांग। आज क्रिस चैपल की जगह जो डिब्बाबंद सामानों का स्टॉक कर रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मानना कि बड़े पैमाने पर लॉकडाउन सहित एक सख्त शून्य कोविड नीति के साथ वे कोविड के प्रसार को रोक सकते हैं। अच्छा, यह काम नहीं कर रहा है, लेकिन यह जो कर रहा है वो भोजन के प्रसार को रोक रहा है, और ये बहुत खतरनाक है। मैं अभी शंघाई में भोजन की कमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो खराब है। मार्च के अंत में शंघाई के निवासियों को बताया गया कि 4 दिन का तालाबंदी होने जा रही है। शहर के पूर्वी हिस्से पुडोंग को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा, फिर पश्चिमी आधे पुकी को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, इसके बजाय लॉकडाउन कभी नहीं हटाया गया। यह अभी भी पूरे शहर में चल रहा है। अधिकारियों ने भी बहुत देर से तालाबंदी की घोषणा की। यदि आप पुडोंग में रहते थे तो आपके पास भोजन तैयार करने और खरीदने के लिए केवल घंटों का समय था। यदि आप पुकी में रहते थे तो कम से कम आपके पास कुछ दिन थे। लेकिन अगर आप अधिकारियों पर विश्वास करते हैं तो आपने 4 दिनों से अधिक समय तक स्टॉक नहीं किया। मेरा मानना कि हमारे पास इस बात की फुटेज है कि शंघाई के निवासी अब किस दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, क्षमा करें, चूंकि क्रिस अभी बाहर है, मैं एक पांडा में चुपके से जाने का विरोध नहीं कर सका। शंघाई के निवासी अभी क्या कर रहे हैं, इसकी वास्तविक फुटेज यहाँ दी गई है। इस आदमी ने अपने अपार्टमेंट परिसर को छोड़ने की कोशिश की। जब सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोका तो वो चिल्लाने लगा कि उसे खाना खरीदना है, उसके पास खाना नहीं है। तभी अपार्टमेंट परिसर में बाकी सभी लोग भी चिल्लाने लगे क्योंकि उनके पास खाना भी नहीं था। यहाँ शंघाई के निवासियों का एक और वीडियो है जो अपने अपार्टमेंट परिसर को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, चिल्ला रहा है कि वे मौत के लिए भूख से मर रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों द्वारा खाना न खाने के बारे में ऑनलाइन शिकायत करने के बाद चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो ने शंघाई में किराने का सामान खरीदने के बारे में हैशटैग को सेंसर करना शुरू कर दिया। वापसी पर स्वागत है। इस साल खाद्यान्न की कमी हो रही है, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी की जीरो कोविड नीति किसानों के लिए क्या कर रही है। इसकी वजह से यह जानना मुश्किल है कि अभी चीन का कितना हिस्सा बंद है। नोमुरा के विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार 190 मिलियन से अधिक लोगों की संयुक्त आबादी वाले कम से कम 23 चीनी शहर वर्तमान में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लागू कर रहे थे। यह जिलिन प्रांत है। खाद्य उत्पादन के मामले में यह मूल रूप से चीन का आयोवा है। जिलिन देश के मकई का 10% उत्पादन करता है। चीनी अधिकारियों ने 14 मार्च को पूरे प्रांत को बंद कर दिया, जिससे 24 मिलियन लोग प्रभावित हुए, जिनमें बहुत सारे किसान भी शामिल थे। और चीनी पुलिस सचमुच कहीं भी बीच में ट्रैक्टर चलाने वाले किसानों के पास जा रही है, और ऐसा होने के नाते कोविड के कारण आप अपने क्षेत्र में बाहर नहीं हो सकते। अब अगर आप सोच रहे हैं बाहर अकेले रहने से सचमुच कोविड फैलने का कोई खतरा नहीं है, तो मैं समझाता हूँ कि साम्यवाद के तहत चीजें कैसे काम करती हैं। यह विज्ञान के बारे में नहीं है, यह राजनीति के बारे में है। और कोई भी स्थानीय स्तर का अधिकारी अपने क्षेत्र में कोविड के प्रसार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहता है। इसलिए उनके पास ऊपर से आदेश के अनुसार सख्त से सख्त उपाय लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, या अपनी नौकरी खो देते हैं। यह मुझे मात्से तुंग के 1958 के स्मैश द स्पैरो कैंपेन की याद दिलाता है। असल में गौरैया लोगों की फसल खा रही थी, इसलिए चेयरमैन माओ ने लोगों को आदेश दिया कि वे चिड़ियों को डराने के लिए लगातार बर्तन और ढोल पीटें ताकि गौरैया न उतरे। और अंततः वे थकावट के कारण आसमान से गिर पड़े। लोगों ने भी सीधे गौरैयों को मार डाला, उनके घोंसलों को नष्ट कर दिया और उन्हें आकाश से गोली मार दी। और जल्द ही तादा, कोई और गौरैया नहीं, बू। गौरैया सिर्फ फसल नहीं खाती थी, उन्होंने टिड्डियों की तरह कीड़े भी खाए। और गौरैयों के बिना जल्द ही एक विशाल टिड्डी प्लेग आ गया। यह ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान भी था, जब माओ की इस्पात उत्पादन नीति का मतलब था कि लोग खेतों में काम करने के बजाय बेकार स्टील बना रहे थे। यह सब एक महान अकाल का कारण बना जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। लेकिन सौभाग्य से इतिहास संभवतः खुद को दोहरा नहीं सकता। यदि आप छात्रों को इतिहास नहीं पढ़ाते हैं गंभीरता से, मेरे माता पिता सांस्कृतिक क्रांति के दौरान बड़े हुए। जब वे चीन में स्कूल गए तो उन्होंने कभी इतिहास नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने समाजवादी कृषि के तरीके सीखे। सुपर उपयोगी। बहरहाल, जिलिन में किसानों पर कोविड की पाबंदियां बहुत जल्द बड़ी समस्याएं खड़ी करने वाली हैं। वे पिछले साल से अपने खेतों की सफाई नहीं कर पा रहे हैं या नई फसल लगाओ। वे महत्वपूर्ण अप्रैल मई रोपण मौसम को याद करने लगे हैं।
इससे इस साल के अंत में उत्पादन में भारी कमी आएगी। जिलिन के मकई का उपयोग मुख्य रूप से देश के सुअरों को खिलाने के लिए किया जाता है और सुअरों के बिना कोई सुअर का मांस नहीं है। चीन दुनिया के आधे सुअर का मांस खाता है। यह अब तक का सबसे लोकप्रिय मांस है। औसत चीनी व्यक्ति प्रति वर्ष 90 पाउंड सुअर का मांस खाता है। साथ ही इस साल अफ्रीकी स्वाइन फीवर का एक नया प्रकोप है, वो बीमारी जिसने 2018 और 2019 में चीन की आधी सुअर आबादी का सफाया कर दिया। इसलिए खाद्य आपूर्ति के मामले में चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं। सुअर के चारे के अलावा जिलिन कई अन्य अनाज और खाद्य पदार्थ भी पैदा करता है। यह कोई समस्या नहीं है जो सिर्फ जिलिन को प्रभावित कर रही है, इसका असर दूसरे प्रांतों पर भी पड़ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर जिलिन, लियाओनिंग और हेइलुंगजियांग प्रांतों में 1/3 किसानों के पास अपर्याप्त कृषि इनपुट है, क्योंकि अधिकारियों ने महामारी से लड़ने के लिए गांवों को बंद कर दिया है। यहाँ तक जिन किसानों को कोविड के दौरान फसल लगाने की अनुमति है, उन्हें इस मौसम में बीज प्राप्त करने में कठिन समय हो रहा है। चीनी किसान आमतौर पर पुराने दिनों की तरह पिछले वर्षों के बीजों को सहेजते और दोबारा नहीं लगाते हैं। अब वे उन्हें बीज कंपनियों से खरीदते हैं, कई कारणों से जो यहाँ तक के लिए बहुत जटिल हैं। मुद्दा यह है कि शंघाई जैसे प्रमुख बंदरगाह शहरों में कोविड प्रतिबंधों के कारण अभी बीज आयात करना कठिन और अधिक महंगा होता जा रहा है, और अगर उन्हें बीज मिल भी गए तो खाद की कमी है। यूक्रेन ने युद्ध के कारण उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने उर्वरक निर्यात भी काफी हद तक बंद कर दिया है। उन उर्वरकों की कमी सीधे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में किसानों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बदले में चीन में उर्वरक की आपूर्ति और कीमत पर एक स्पिलओवर प्रभाव पड़ता है। तो शायद चीन सिर्फ खाना आयात कर सकता है, वो भी कठिन होता जा रहा है। यूक्रेन ने मुख्य खाद्य पदार्थों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, और यूक्रेन यूरोप का आयोवा है। यूक्रेन चीन को मकई का सबसे बड़ा निर्यातक है या था। अब चीन को सबसे खराब जगह से मकई पर निर्भर रहना पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अमेरिका से अधिक मक्का खरीदने से भी चीन की भोजन की कमी की समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीन इस साल संभावित रूप से भारी भोजन की कमी का सामना कर रहा है, और यहाँ तक अधिक आयात करने से भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि भले ही चीन की सीमाओं के भीतर अपने 1.4 बिलियन लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन है, लेकिन कोविड प्रतिबंध आंतरिक रूप से उन लोगों तक भोजन पहुंचाना कठिन बना रहे हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए इस महीने जिलिन प्रांत में ट्रकिंग पिछले साल की तुलना में लगभग 87% कम है, आंदोलन पर कोविड प्रतिबंध के कारण। चीन भर में ट्रक ड्राइवरों को कोविड की कट्टरपंथी नीतियों के कारण फंसे छोड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए ट्रक ड्राइवरों को शंघाई में भोजन पहुंचाने का आदेश मिला था, लेकिन एक बार जब वे आ गए तो उनमें से कुछ को शंघाई में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं थी। सड़क के किनारे खाना खराब होने का वीडियो सामने आ रहा है। अन्य जो प्रवेश करने में सक्षम थे उन्हें लॉकडाउन के तहत रखा गया था और उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि इससे अन्य ट्रक चालक चीन के कुछ हिस्सों में कोविड लॉकडाउन के साथ भोजन पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में समस्या अब केवल उन क्षेत्रों में नहीं है जहां कोविड लॉकडाउन है। यह उन क्षेत्रों में है जो कोविड लॉकडाउन को रोकना चाहते हैं। चीनी शहर लॉकडाउन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वे लोगों को अंदर जाने से रोक रहे हैं, भले ही वे कोविड वाले क्षेत्रों में न गए हों। रॉयटर्स ने एक ट्रक वाले से बात की जिसने 4 घंटे दूर डिलीवरी करने के बाद अपने गांव वापस जाने की कोशिश की। अधिकारियों द्वारा बताए जाने से पहले वो अपने गांव की ओर जाने वाले एक राजमार्ग से बाहर निकल गया था कि प्रवेश करने के लिए उसे प्रतिदिन कम से कम 240 RMB की लागत वाले 14 दिनों के केंद्रीकृत संगरोध करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद 7 दिनों के लिए घरेलू संगरोध। जब ट्रक वाले ने कहा कि वो कोविड वाले क्षेत्र से नहीं आया है, तो अधिकारियों ने कहा कि उन्हें परवाह नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है। वो क्वारंटाइन का खर्च वहन नहीं कर सकता था, इसलिए वो 9 दिनों तक सड़क के किनारे ही फंसा रहा। और ये पूरे देश में हो रहा है। 1 दर्जन से अधिक चीनी शहरों और प्रांतों ने राजमार्गों, टोल बूथों के प्रवेश द्वार, निकास या सेवा क्षेत्रों को बंद कर दिया है, जिससे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में माल की आवाजाही बाधित होती है। एक चीनी लेख के अनुसार अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए स्टिकर के साथ ट्रकों के दरवाजों को सील कर रहे हैं कि ड्राइवर दरवाजे न खोलें। वो लेख जिसमें ट्रक ड्राइवरों की कठिनाइयों और उन्हें कूदने के लिए पागल हुप्स के बारे में बात की गई थी, अब चीनी अधिकारियों द्वारा सेंसर कर दिया गया है। देखिए, यह एक बुरा विचार है। यदि भोजन की कमी से अधिक खतरनाक एक चीज है तो वो है लाखों नाराज ट्रक चालक। इसलिए जैसे जैसे चीन का खाद्य संकट बदतर होता जा रहा है, अधिकारियों ने एकमात्र व्यवहार्य समाधान की ओर रुख किया है, चीन की खाद्य सुरक्षा समस्याओं के लिए पश्चिम को दोष देना। इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। और अब मेरे लिए आप में से एक के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। एक प्रशंसक जो चीन को बिना सेंसर किए पैट्रियन या स्थानीय लोगों का समर्थन करता है। पैट्रियन पर किरण पूछते हैं,
इस संभावना पर आपके क्या विचार हैं कि जियांग गुची को नुकसान पहुंचाने के तरीके के रूप में इन चरम लॉकडाउन पर जोर दे सकता है और उन्हें नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में हटा दिया है? क्या आपको लगता है कि जियांग जानबूझकर कोविड का प्रकोप शुरू कर सकता है? बड़े शहरों में व्यापक तालाबंदी करने और अर्थव्यवस्था को पूरी एवरग्रांडे स्थिति के साथ दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए। और अगर यह जियांग का खेल है और काम करना शुरू कर देता है तो क्या आपको लगता है कि शी कांग्रेस से पहले ताइवान पर आक्रमण शुरू करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बेताब होंगे? हाय किरण, अच्छा, अगर डरावना है तो सवाल। आप सही कह रहे हैं कि पूर्व नेता जियांग जैमिन का गुट निश्चित रूप से चाहता है कि शी जिनपिंग को सामान के लिए दोषी ठहराया जाए, और मैं उन्हें शी को दोष देने के लिए कोविड लॉकडाउन से आने वाली किसी भी अराजकता का उपयोग करते हुए देख सकता था, खासकर जब से शी जिनपिंग खुद कहते हैं कि चीन को जीरो कोविड नीति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन मुझे संदेह है कि जियांग जानबूझकर एक कोविड का प्रकोप शुरू करेगा, खासकर शंघाई में, जो परंपरागत रूप से जियांग का गढ़ है। कोविड के साथ समस्या और एवरग्रांडे की विफलता के साथ संदेश को नियंत्रित करना कठिन है। उन चीजों को जनता द्वारा पूरी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की गलती के रूप में माना जा सकता है, न कि केवल शी जिनपिंग की। और जियांग ऐसा नहीं चाहेगा। अगर पूरी कम्युनिस्ट पार्टी गिरती है तो जियांग जैमिन को अपने अपराधों के लिए संगीत का सामना करना पड़ेगा, और वो जिस संगीत का सामना करेगा वो मृत्यु धातु है। जहां तक का सवाल है, एक असफल आक्रमण शी के लिए वास्तव में बुरा होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि शी जिनपिंग इस साल आगामी पार्टी कांग्रेस में अपनी शक्ति मजबूत करने से पहले ताइवान पर आक्रमण करने का जोखिम उठाएंगे। तब तक नहीं जब तक वास्तव में कुछ पागल न हो जाए। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, और पेट्रियन पर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। आपके योगदान से बहुत फर्क पड़ता है और वे हमें इस तरह के एपिसोड बनाते रहने की अनुमति देते हैं। अन्य सभी के लिए patreon.com/China Uncensored पर जाकर अधिक जानें। लिंक नीचे है। एक बार फिर चीन को बिना सेंसर किए देखने के लिए धन्यवाद।